with October current affair, starting with deep-rooted societal stigma towards the transgenders. तो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके टूवर्ड्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीप रूटेड सोसाइटल स्टिग्मा होता है. तो ये कीवर्ड्स हमको याद रखने हैं. डीप रूटेड सोसाइटल स्टिग्मा टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर्स. देन ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट ऑफ 2019, ये एक एक्ट भी है. जब अगर कई केस स्टडी वगैरह पे कहीं पर लिखने का ज़रूरत पड़े तो हम लिखेंगे ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट ऑफ 2019 मैंडेट करता है सर्टिफिकेशन बाई डीएम वॉरेटेड राइट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी. तो एक तो बोला जाता है कि जो ट्रांसजेंडर है वो खुद से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस जेंडर से बिलोंग करता है. बट यहीं पर जो ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 है वो मैंडेट करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सर्टिफिकेट देंगे राइट टू सेल्फ, मतलब कि ये मतलब ट्रांसजेंडर्स है वो किस जेंडर से बिलोंग करते हैं इसका. तो ये वायलेट कर रहा है ट्रांसजेंडर्स का जो राइट है सेल्फ आइडेंटिटी का. तो दिस इज़ वन इशू. देन नेक्स्ट देखते हैं इशूज़ फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर्स एज हाईलाइटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि कौन कौन से इशूज़ जो ट्रांसजेंडर्स है वो फेस करते हैं. एक तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेनिफिट का इशू है. 2019 एक्ट लिंक्स अवेलिंग ऑफ बेनिफिट्स टू पोजेसन ऑफ एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड मेकिंग द प्रोसेस कॉम्प्लेक्स एंड मे रिजल्ट इन एक्सक्लूजन ऑफ बेनिफिशियरीज. तो ये वही एक्ट की बात करें ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019, जहाँ पर लिंक किया गया है अवेलिंग ऑफ बेनिफिट्स टू पोजेसन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन कार्ड कि आप बेनिफिट तभी अवेल कर पाओगे जब आपके पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा. एंड दैट आइडेंटिफिकेशन कार्ड विल बी इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. राइट, मेकिंग द प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है बहुत ज़्यादा. मे रिजल्ट इन एक्सक्लूजन ऑफ द बेनिफिशियरी से उनका एक्सक्लूजन हो जाएगा. देन लैक ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन की कमी है. ठीक है, ट्रांसजेंडर्स अब फेस करते हैं चैलेंजेस इन एक्सेसिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, उनको एक्सेस करने में उनको बहुत इशू है. लाइक एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो गए, गरिमा गृह शेल्टर होम्स एक्सेट्रा, ये सब. क्योंकि आप रेयरली ही देखोगे कि जो ट्रांसजेंडर्स है वो एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट में है तो उनको एक्सेस है पब्लिक इंस्टीट्यूशन का वही बहुत रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ द डीप रूटेड सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड विद देम. Then administrative inefficiency, for example, majority states fail to establish transgender protection cells. बहुत सारे majority of Indian states ने अभी तक transgender protection cells establish ही नहीं किए हैं. ओके, तो कैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में इफ़िशेंसी आ पाएगी उनके टुवर्ड्स. तो ये भी हाईलाइट करता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में इनएफिशिएंसी है टुवर्ड्स देम, इनसेंसिटिव है एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स देम. राइट, डीप रूटेड सोसाइटल स्टिग्मा, ये हमने पढ़ा भी. लैक ऑफ सोसाइटल एक्सेप्टेंस, सोशल अवेयरनेस एंड एम्पैथी टुवर्ड्स द जेंडर इंक्लूसिविटी. बहुत कम सोशल एक्सेप्टेंस है उनके टुवर्ड्स. देन सोशल अवेयरनेस एंड एम्पैथी टुवर्ड्स जेंडर इंक्लूसिविटी. लीगल एंड आइडेंटिटी इशूज़, लीगल एंड आइडेंटिटी इशूज़ भी 2019 एक्ट मैंडेट्स सर्टिफिकेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी बाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्फ्रिंजिंग ऑन देयर राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी. यही मैंने लिखा भी है. देन की प्रोविजंस ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन से प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019. तो ये एक्ट है उनके टुवर्ड्स. तो अगर ट्रांसजेंडर्स के टुवर्ड्स से कुछ क्वेश्चन आया तो ये एक्ट तो लिखना ही लिखना है. और कुछ कुछ ये इशूज़ है ये तो हमको लिखना ही है. अब पहली बात तो डेफिनेशन, ये एक्ट है वो क्या बताता है ट्रांसजेंडर को सबसे पहले डिफाइन करेगा कि हु इज़ ट्रांसजेंडर. और ट्रांसजेंडर पर्सन इज समवन हुज जेंडर आइडेंटिटी डज नॉट अलाइन विद द जेंडर असाइन एट बर्थ. तो हम किसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं? ट्रांसजेंडर पर्सन वो पर्सन होता है जिसका जो जेंडर की आइडेंटिटी है वो अलाइन नहीं होती है जेंडर असाइन एट बर्थ. तो जेंडर असाइन जो कर दिया गया बर्थ में, मतलब कि मान लेते हैं कि कोई बेबी पैदा हुआ, उसको बोला गया कि ये मेल है. ठीक है, बट इस पर्सन ने खुद को बाद में आइडेंटिफाई किया एज अ फीमेल. तो जो जेंडर असाइन किया गया था एट बर्थ और बाद में जो जेंडर आइडेंटिटी उन्होंने खुद से रिकॉग्नाइज की वो मैच नहीं कर रहा, तो उनको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं. रिकॉग्निशन ऑफ द आइडेंटिटी, द एक्ट प्रोवाइड्स राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी. तो एक्ट ये तो बताता है कि ये तो प्रोवाइड कर रहा है कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की यू हैव टू सेल्फ आइडेंटिफाई, मतलब सेल्फ परसीव करना होगा अपनी जेंडर आइडेंटिटी. और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशूड बाय दी, बट इशू कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. कॉन्फर्स राइट्स अंडर दिस एक्ट. प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रेसिडेंस, यहाँ पर कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऐसा बोला गया है कि ट्रांसजेंडर की टुवर्ड्स एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रेसिडेंस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. ये इसी एक्ट में ही लिखा गया है. देन मेजर्स बाई गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिया है? फॉर्मुलेट वेलफेयर स्कीम्स टू इंश्योर फुल पार्टिसिपेशन. तो
वेलफेयर स्कीम से बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग देना उनको, हेल्थ केयर पहुँचाना। दैन एस्टाब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, एंड एस्टाब्लिश करना नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ये भी इसमें की प्रोविज़न है कि ट्रांसजेंडर सेल ये सब बनाना, पर मेजॉरिटी ऑफ स्टेट ने तो एस्टाब्लिश ही नहीं किया, ये हमने देखा। देन नेक्स्ट है CAC, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? रोम में। रोम का है इटली, ठीक है। इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी इस्टाब्लिश्ड बाई, तो ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड की बॉडी है। किसने इस्टाब्लिश किया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन 1963 में, क्योंकि हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना फूड का, इसलिए दोनों ने मिलकर बनाया है। 188 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया भी इसका मेंबर है एंड यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है। मीट्स वंस अ ईयर बिटवीन जिनेवा एंड रोम, या तो जिनेवा में मिलता है कभी, या तो कभी रोम में मिलते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिवली से मिलता रहता है। देन वनीला एक क्या है? ये प्लांट है, ओके। हाई वैल्यू स्पाइस क्रॉप है फ्रॉम ऑर्किड फैमिली, तो ये हाई वैल्यू स्पाइस क्रॉप है, मतलब मसाला है ये वनीला, स्पाइस क्रॉप है, फ्रॉम ऑर्किड फैमिली का। फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है इन फूड एंड बेवरेजेस, तो फूड एंड बेवरेजेस दोनों में यूज़ किया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। देन नेटिव है ये अटलांटिक कोस्ट फ्रॉम मैक्सिको टू ब्राज़ील, तो ये सदर्न अमेरिका में आ जाता है, और ये नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको और इधर ब्राज़ील, ये इधर से इधर वाले एरिया पे ये मिलता है, ठीक है, वनीला। तो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? मेडागास्कर है, यहाँ पर मेडागास्कर है, ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है वनीला को प्रोड्यूस करने वाली। देन इंडोनेशिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया इधर वाला, एंड देन इधर मैक्सिको, ठीक। फिर इंडिया, मेनली इंडिया में वनीला कहाँ पे, ये जो स्पाइस है कहाँ पे ग्रो किया जाता है? केरला में, मतलब कोस्टल स्टेट्स हैं ये, केरला हो गया, देन कर्नाटका एंड ये तमिलनाडु, ये केरला कर्नाटका तमिलनाडु, ये जो ट्रिनिटी है KKT का। नेट इम्पोर्टर है लेकिन इंडिया, क्योंकि इतना ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं करते, तो हमको और चाहिए रहता है ज़रूरत, हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो सॉइल इसके लिए क्या चाहिए होती है? लाइट चाहिए होती है, पोरस एंड फ्रीएबल। देन ग्रोइंग कंडीशन क्या है इसके लिए? तो 1000 मीटर अबव सी लेवल से, तो मतलब हाइट चाहिए, इसलिए तो ये वेस्टर्न घाट वाले इलाके पे ही देख रहे हैं को मिल रहा है ना, केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु है ना, इधर ईस्टर्न घाट हो गया, इधर वेस्टर्न घाट, खैर वेस्टर्न घाट है वो तमिलनाडु में भी तो एक्सटेंड करता है। तो ग्रोइंग कंडीशन 1000 मीटर अबव सी लेवल से 1000 मीटर अबव सी लेवल होगा। देन टेम्परेचर 21 से 32 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो अच्छा खासा टेम्परेचर भी चाहिए, 21 से 32। एंड ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए? 80% ह्यूमिडिटी, मतलब अच्छा खासा पानी भी गिरना चाहिए। तो रेनफॉल वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, 200 से 250 सेंटीमीटर, तो काफ़ी पानी चाहिए, इसलिए वेस्टर्न घाट वाले इलाके में अच्छे से ग्रो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो अच्छी खासी बारिश होती है विंडवर्ड साइड में। ड्राई पीरियड ऑफ 2 मंथ भी चाहिए होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा ही बारिश होती रहे, ठीक। देन नेक्स्ट वेनेजुएला वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऑयल का रिजर्व है, बट सिर्फ रिजर्व है ना, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा नहीं बोला है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस रिजर्व भी है। तो वेनेजुएला, पहले वेनेजुएला का लोकेशन देख लेते हैं, साउथ अमेरिका है, इधर है वेनेजुएला, ठीक है। तो वेनेजुएला वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस रिजर्व भी है यहाँ पे, तो ऑयल रिजर्व गैस रिजर्व दोनों ही है वेनेजुएला के पास। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये UPSC ने पूछा भी था 2025 में, तो अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या है अपने, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसी को शॉर्ट में फॉरेक्स रिजर्व बोल देते हैं, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो फॉरेक्स रिजर्व, ठीक। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या क्या है अपने पास फॉरेक्स में? तो फॉरेन वाला कुछ चीज़ होगा, फॉरेन करेंसी एसेट्स, तो फॉरेन की करेंसी सबको मिला दो, ये अपना फॉरेन करेंसी एसेट बन गया। फिर और क्या है? गोल्ड रिजर्व है, और क्या है? IMF होल्डिंग्स विथ IMF के पास जो हमारी होल्डिंग्स है वो है, और क्या? रिजर्व ट्रांच पोजीशन, तो क्या क्या हो गया? फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व्स एंड IMF के पास जो होल्डिंग है वो, एंड देन रिजर्व ट्रांच पोजीशन RTP, 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें हैं इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में। फॉरेन करेंसी एसेट में क्या क्या? दीज आर मेंटेन्ड इन करेंसीज लाइक द US डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड जापानीज येन, राइट। देन गोल्ड रिजर्व्स है वो RBI के पास होता है,
एंड कुछ हमारे जो होल्डिंग्स है IMF के पास है जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के फॉर्म में है। एंड इंटरेस्ट बियरिंग रिजर्व एसेट है ये, इससे इंटरेस्ट मिलते रहता है तो फ़ायदा होते रहता है। इंटरेस्ट बियरिंग रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय द IMF, किसने क्रिएट किया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, टू सप्लीमेंट मेंबर्स रिजर्व एसेट, ताकि मेंबर्स का रिजर्व एसेट्स हो, ठीक है। एंड देन रिजर्व ट्रांसपोजिशन, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स कोटा। जो रिजर्व ट्रांसपोजिशन है वो क्या डिफरेंस है मेंबर का जो कोटा है एंड IMF की होल्डिंग। तो IMF में जो होल्डिंग्स है आपकी एंड मेंबर का जितना कोटा था, तो कोटा अगर ज़्यादा है और होल्डिंग कम है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आएगा। ऑफ द मेंबर्स करेंसी दैट इज़ रीडियली अवेलेबल फॉर विड्रॉल विदाउट स्ट्रिक्ट कंडीशन, तो बिना स्ट्रिक्ट कंडीशन के उतने को आप निकाल सकते हो। तो जितना कोटा है, मान लेते हैं आपका 10% कोटा है और होल्डिंग्स आपके पास कितनी है? 5 है, ठीक है। तो 5 बचा, तो इसको आप बिना किसी स्ट्रिक्ट कंडीशन के विड्रॉ कर सकते हो, ये हो गया है ना। बट अगर IMF की होल्डिंग ज़्यादा है एंड कोटा कम है तो नहीं निकल पाओगे, माइनस में चला जाएगा। तो अगर जो एक्स्ट्रा है उसको आप बिना स्ट्रिक्ट कंडीशन के निकाल सकते हो और रीडीली निकाल सकते हो, बट बाकी वाले को भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कंडीशन होंगे। Then next news was rotavirus vaccine. A recent study of the indigenous rotavirus vaccine Rotavac was found in its effectiveness similar to its efficacy in clinical trials. जो रिसेंट स्टडी हुआ है इंडिजिनस रोटावायरस वैक्सीन, क्या है? रोटावैक इज रोटावायरस का वैक्सीन, ठीक है। फाउंड इट्स इफेक्टिवनेस सिमिलर टू इट्स एफिकेसी इन क्लिनिकल ट्रायल्स के जैसा ही है, ओके। इट इज़ एन ओरल लाइव अटेनुएटेड मोनोवैलेंट लिक्विड वैक्सीन अगेंस्ट रोटा वायरस, ठीक है। ये क्या है? ओरल लाइव अटेनुएटेड मोनोवैलेंट लिक्विड वैक्सीन अगेंस्ट रोटा वायरस, ठीक है। ओरल है, लाइव अटेनुएटेड है। ओरल मतलब कि मुंह से खा के ये वैक्सीन मुंह से खाने वाला, ओके। देन लाइव अटेनुएटेड है, मतलब कि जो वायरस है उसी को ही अटेनुएट कर दिया गया, मतलब कि वीक कर दिया गया है। लाइव तो रहेगा लेकिन वो वीकर होगा ये वायरस। देन मोनोवैलेंट लिक्विड वैक्सीन, लिक्विड फॉर्म में होगा अगेंस्ट रोटा वायरस, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में डेवलप किया गया है बिटवीन, किसने किसने मिलकर डेवलप किया? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, भारत बायोटेक, US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो इंडिया का भारत बायोटेक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ओके। देन रोटा वायरस है क्या? वायरल डिसीज़ है, नाम में ही वायरस है तो वायरल डिसीज़ ही होगा। विच कॉमनली कॉजेज डायरियल इलनेस इन चिल्ड्रन। तो रोटा वायरस बेसिकली करता क्या है? ये डायरियल डिसीज़ है, इन बेसिकली अफेक्ट करता है, मतलब कॉमनली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को डायरिया से, डायरियल इलनेस है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है ट्रीट करने के लिए रोटा वायरस इन्फेक्शन को। एंड वैक्सीन प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन देता है कि एक बार हो गया तो आपको बचाने के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है ट्रीट करने के लिए रोटा वायरस इन्फेक्शन, बट प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट प्रोटेक्शन कर देने के लिए वैक्सीन ही लगवा लो तो होगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि पहले से ही इम्यूनिटी बन जाए रहेगी ना। देन ORS के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ORS क्या है? इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1971 बाई दिलीप महलानोबिस, एन इंडियन पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है। तो दिलीप महलानोबिस है, उन्होंने क्या बनाया है? फर्स्ट डेवलप किया है महलानोबिस 1971 में, और यहीं पर से याद करते हैं 1975 से 77 नेशनल इमरजेंसी, ऐसे ही रैंडम याद कर रही थी। दिट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1971 बाई दिलीप महलानोबिस। क्या बनाया था? ORS। तो अब जब भी ORS पियो तो याद रखना कि दिलीप महलानोबिस ने महल में बन के ORS बनाया है, सोच लेना तो याद रहेगा। फिर अबाउट FAO, तो ये तो देखा ही था, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, एस्टैब्लिश्ड इन 1945। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, तो यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है FAO, ठीक, याद रखना। दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर, ये लीड करता है इंटरनेशनल एफर्ट को ताकि हंगर को डिफीट कर सके। मेंबर से 195 मेंबर से 194 कंट्रीज हैं, उनमें से एक यूरोपियन यूनियन जो कि कंट्रीज़ का ग्रुप है। देन बैथो रिलीजन है, ये क्या है? बैथो रिलीजन इज़ बोडो कम्युनिटी इन असम। बैथो रिलीजन क्या है? बोडो कम्युनिटी है असम की। गेट्स अ सेपरेट कोड इन द अपकमिंग सेंसस। बैथो रिलीजन ऑफ बोडो कम्युनिटी in Assam gets a separate code in upcoming census. Batho religion of Bodo community in Assam gets a separate code in upcoming census में
ठीक है। बैथो रिलीजन ऑफ बोडो कम्युनिटी इन आसाम गेट्स अ सेपरेट कोड इन अपकमिंग सेंसस में एक सेपरेट कोड दिया जाएगा। तो ठीक है, ये रिलीजन है, जैसे रिलीजन का कॉलम नहीं रहता है वैसे, तो सेंसस में इनको एक अलग से एक कॉलम दिया जाएगा कि बैथो रिलीजन पे भी मार्क कर सकते हो आप बोडो कम्युनिटी इन आसाम। ये किन का रिलीजन है? बोडो कम्युनिटी इन आसाम का। देन अबाउट बैथो रिलीजन और बैथोइज्म, इट इज़ द ट्रेडिशनल फेथ है ऑफ द बोडो पीपल का, इंडिजिनस कम्युनिटी है ये बोडो, मेनली फाउंड इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल। ठीक, फिर ये तो वनीला तो कर लिया था, ये भी हो गया। हाँ, देन नेक्स्ट इस पे आते हैं। तो ये पूरा 4 दिन का विज़न वालों ने साथ में ही दे दिया था, तो करते हैं। रीज़न बिहाइंड राइजिंग एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली ड्यूरिंग विंटर्स। तो क्या रीज़न है कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है विंटर्स के टाइम पे? पहली बात तो विंड का डायरेक्शन। अब देखते हैं, दिस इज़ दिल्ली राइट। विंड का डायरेक्शन जब जैसे मानसून विड्रॉ होता है तो प्रीडोमिनेंटली डायरेक्शन क्या होता है? विंड का डायरेक्शन ऑफ विंड से चेंजेस टू नॉर्थ वेस्टर्ली, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाता है ना। मानसून रहता है तो ऐसे करके ऐसे जाते रहता है टू नॉर्थ वेस्टर्ली विच ब्रिंग्स डस्ट फ्रॉम राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्ली। ओके, विंड का डायरेक्शन इधर नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाता है जो कि डस्ट लेके आता है राजस्थान से, एंड समटाइम्स फ्रॉम पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी डस्ट लेके आता है। ओके, तो दिल्ली में तो इसलिए पहले से डस्ट आ गया, और विंटर के कारण क्या होता है? विंड स्टेबल रहती है तो वो डस्ट पूरा वो जो कूल एयर है उसी में फंस के रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो हाई प्रेशर बना रहेगा ना, लो प्रेशर रहता है तो ये विंड है वो ऊपर उठती कन्वेक्शन के थ्रू, बट ऐसा हो नहीं रहा है। देन टेम्परेचर इन्वर्जन भी हो रहा है, लेयर ऑफ कूल एयर फॉर्म्स नियर द ग्राउंड, जो ग्राउंड है दिल्ली का उसके ऊपर क्या हो रहा है? कूल एयर फॉर्म हो रहा है, विंटर में कूल एयर ही होगा ना नियर द ग्राउंड, ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डिस्पर्सिंग। तो डिस्पर्स भी नहीं होने दे रहा है पॉल्यूटेंट से, वो क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाते हैं विंड में। लो विंड स्पीड, अब विंटर के टाइम पे कहाँ ही विंड इतनी चलती है, वैसे भी हाई प्रेशर है वहाँ पे तो विंड है क्या होती है? संक होती है। तो क्या हो रहा है? लो विंड स्पीड होती है, रिड्यूस द डिस्पर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अगर विंड की स्पीड कम है तो डिस्पर्जन है पॉल्यूटेंट्स का वो रिड्यूस हो जाएगा। देन इसमें और एग्रेवेट कर देता है इशू ऑफ स्टबल बर्निंग। फार्मर्स इन नेबरिंग स्टेट्स बर्न कर देते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा वाले तो क्रॉप स्टबल को बर्न कर देते हैं तो वो पॉल्यूशन और आ जाता है। देन अदर फैक्टर वेहिकुलर इमिशंस हो गया, इंडस्ट्रियल इमिशन, देन कंस्ट्रक्शन डस्ट, गार्बेज बर्निंग, ये सब मिलके फिर और ज़्यादा दिल्ली के पॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं? एग्रेवेट कर दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है? विंड का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट के कारण राजस्थान इंडिया पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान से डस्ट वगैरह लेके आ रहा है, एंड विंटर के टाइम पे विंड की वेलोसिटी है वो कम है, जिसके कारण जो पॉल्यूटेंट्स है उसका डिस्पर्जन नहीं हो रहा है। देन थर्ड, टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है, लेयर ऑफ कूल एयर है वो नीचे है एंड फॉर्म्स द नियर द ग्राउंड, ट्रैप कर देता है पॉल्यूटेंट्स एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डिस्पर्सिंग। स्टबल बर्निंग हो रहा है, तो स्टबल बर्निंग के कारण जो पॉल्यूशन है नेबरिंग स्टेट्स का वो इधर आ जा रहा है। देन अदर फैक्टर्स भी है, ये सब मिलकर दिल्ली के पॉल्यूशन को और ज़्यादा अग्रवेट कर रहे हैं। देन व्हाट आर द क्रिटिकल मिनरल्स, क्या है? तो क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब पता होना चाहिए। रेयर अर्थ मिनरल हमको पता है ना, जिसपे अभी चाइना ने एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था, इसमें क्या आते हैं? 17 मिनरल्स आते हैं। ओके, 17 मिनरल्स का ग्रुप है। देन क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स आर एसेंशियल मिनरल वाइटल फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत जरूरी है, एंड क्लीन एनर्जी के लिए, बट विथ हाई सप्लाई रिस्क है इसमें। क्यों? ड्यू टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी टू डिपेंडेंस ऑन फ्यू कंट्रीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंस है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इसके लिए ये सारी क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सब ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर सबसेट ऑफ क्रिटिकल मिनरल, तो जैसे कि ये क्रिटिकल मिनरल का हो गया, ठीक है, ये सारे क्रिटिकल मिनरल है। अब इसी में ही रेयर अर्थ मिनरल है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ नहीं, सबसेट ही है क्रिटिकल मिनरल्स का, एंड आर एसेंशियल फॉर टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन। तो ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन, स्मार्टफोन, डिफेंस इक्विपमेंट, इन सब में चाहिए होता है रेयर अर्थ एलिमेंट। चाइना डोमिनेट करता है रेयर अर्थ सेक्टर में। रेयर अर्थ, यही मैं बता रही थी कि चाइना का डोमिनेंस है, और उसी के एक्सपोर्ट पे उसने बैन लगा दिया था कि अब हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो चाइना डोमिनेट करता है रेयर अर्थ सेक्टर में, मीटिंग 85 to 95% ऑफ द ग्लोबल डिमांड। तो ग्लोबली जितना डिमांड है उसका 85 से 95% तो चाइना ही मीट कर रहा है डिमांड, ठीक है, रेयर अर्थ मेटल का। देन अबाउट चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 का जेनेसिस, इट वॉज लॉन्च्ड बाई जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 1 in 2019। तो
तो 2019 में ये लॉन्च किया गया था। और कौन सा, GSLV। तो सी से ही चंद्रयान को ऐसे जी बना देना, तो GSLV से लॉन्च किया गया Mark 3, GSLV Mark 3 1 इन 2019 में लॉन्च किया गया था। देन अबाउट इट कंप्राइज्ड एन ऑर्बिटर लैंडर रोवर। तो इसमें क्या क्या था, ऑर्बिटर जो ऑर्बिट करेगा, फिर लैंड करेगा एंड फिर रोवर करेगा टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल ऑफ द मून। तो ये भी साउथ पोल ऑफ द मून में जाना चाह रहा था चंद्रयान 2, बट जो रोवर है वो फेल हो जाएगा, लैंडर जैसे वो होगा तो ओके। तो इट वॉज इंडियाज फर्स्ट अटैम्प्ट टू सॉफ्ट लैंडिंग ऑन दी मून। मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग का फर्स्ट अटैम्प्ट था, बट दैट वॉज फेल ड्यू टू सम रीजन्स। ऑब्जेक्टिव्स टू एक्सपांड द ल्यूनर scientific knowledge through detailed study of topography, seismography, mineral identification and distribution, composition of the tenuous lunar atmosphere, etc. Then what are the coronal mass ejection? तो सन से होता है coronal mass ejection, सन के कोरोना से ये इजेक्ट हो रहा है। तो ये होता क्या है, पहली बात तो कोरोनल मास इजेक्शंस आर लार्ज एक्सपल्जन है ये प्लाज्मा का एंड मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम द सन्स कोरोना, राइट। तो कोरोना, सन का कोरोना क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है सन के एटमॉस्फेयर का, तो दैट इज सन, और इसका आउटर मोस्ट पार्ट है उसको कोरोना बोलते हैं। यहाँ पर से प्लाज्मा एक्सपल्जन ऑफ द प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपल्जन होना, वो भी लार्ज, उसको बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। causes this is often associated with the solar flare से associated होता है एंड एक्टिव सन स्पॉट्स रीजन। सन स्पॉट्स वही काले धब्बे जो सन में है, मतलब कि वो क्या है, वो रीजन जहाँ पे सन थोड़ा कूल है, ठीक है। रीजन्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ट्विस्टेड। देन फ्रिक्वेंसी, तो बोला जाता है कि जो कोरोनल मास इजेक्शन है वो अकर होता है मोर फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग दी सोलर मैक्सिमम फेज में ऑफ दी। तो जब सोलर मैक्सिमम फेज में होगा तो कोरोनल मास इजेक्शन और ज़्यादा मोर फ्रिक्वेंटली ऑकर होता रहता है। एंड 11 ईयर का सोलर साइकिल होता है जहाँ पे सोलर मैक्सिमम, सोलर मिनिमा इसमें होते रहता है, स्विच करते रहता है। ड्यूरिंग सोलर मिनिमा दे आर रिलेटिवली रेयर होता है कोरोनल मास इजेक्शन। तो ये याद रखना फैक्ट कि कोरोनल मास इजेक्शन है वो ऑकर होते हैं मोर फ्रिक्वेंटली। जब मैक्सिमम है तो उस मैक्सिमम है उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा कोरोनल मास इजेक्शन देखने को मिलेगा, मिनिमा के टाइम पे कम होता है। 11 ईयर का इनका सोलर साइकिल होता है। देन पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन का क्या पॉसिबल इम्पैक्ट होगा, सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स इन सबको डैमेज कर सकता है, GPS कम्युनिकेशन को भी डैमेज कर सकता है, पावर ग्रिड फेलियर हो सकता है, कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन हो सकता है, रेडियो सिग्नल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ऑरोरा का फॉर्मेशन होगा, रेडिएशन हजार्ड टू एस्ट्रोनॉट एक्सेट्रा। देन आगे देखते हैं और कौन सा, द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द इंडियन एंड जापानीज पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिया एंड जापान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हमको देखने को मिलती है। दोनों ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट इन द, दोनों के बारे में नहीं, पहले तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इसी के बारे में बताया सर, ओके। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है इन दी वर्ल्ड। जापान हैज़ ए स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन विथ एटमोस्ट 5000 वर्ड। अच्छा, दोनों ही रिटन है, ठीक है। तो इंडिया एंड जापान, ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर करें, इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे लेंथेस्ट डॉक्यूमेंट है और जापान का स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन है एंड एटमोस्ट 5000 वर्ड्स बेस बस है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, खत्म, ठीक। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, दोनों ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मतलब कि क्या होंगे, PM विल बी दी रियल एग्जीक्यूटिव, राइट, प्राइम मिनिस्टर एज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। देन बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो इंडिया में भी दो है, मतलब अपर हाउस लोअर हाउस, जापान में भी है। Japanese national diet consists of the House of the Representatives and the House of the Councillors, while India के पार्लियामेंट कंप्राइज करता है लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों। तो दोनों में ही डुअल हाउसेस है। जापान में नेशनल डाइट है एंड नेशनल डाइट में क्या क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस ऑफ काउंसलर्स दोनों है। फंडामेंटल राइट्स इन जापान चैप्टर 3 आर्टिकल 10 to 40 में दिया गया है उनका फंडामेंटल राइट्स गारंटीज इक्वालिटी, लिबर्टी, ह्यूमन डिग्निटी, इन सबको। वाइल इंडिया में कौन सा है, इंडिया में पार्ट 3 में है। तो ये भी एक सिमिलरिटीज़ देखने को मिल रही है कि कैसे जापान में चैप्टर 3 में है और इधर पार्ट 3 में है अपने। आर्टिकल 12 to 35 इंश्योर करता है 6 फंडामेंटल राइट्स। देन अदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, राइट। देन नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंसेस देखते हैं। तो जापान एंड इंडिया में क्या डिफरेंसेस है, सिमिलैरिटीज़ तो हमने देख ली,
अब डिफरेंसेस क्या क्या है। जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। द एम्परर इज़ अ सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट है, वो मोनार्की है वहाँ पे। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इलेक्टेड हेड होता है इंडिया में। द प्रेसिडेंट इज़ एन इलेक्टेड हेड। फिर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट यूनाइटरी सिस्टम फॉलो किया जाता है जापान में। पावर सेंट्रलाइज्ड इन द नेशनल गवर्नमेंट के पास ही पूरा पावर है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हम फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं। पावर्स है वो डिवाइडेड है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। देन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड है। जापान कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नेवर बीन अमेंडेड सिंस इट वॉज प्रोमलगेटेड इन 1946। जब जापान का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट किया गया था 1946 में, उसके बाद से लेकर अब तक कभी भी अमेंड ही नहीं किया गया। तो इतना रिजिड है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट इंडिया का पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है, कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। देन बट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, बट बेसिक स्ट्रक्चर उसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते। देन पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिस्टम, जापान में तो डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है और वो भी लेड किया जाता है मेनली बाय दी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा लीड किया जाता है। बट इंडिया में क्या मल्टी पार्टी सिस्टम, एक ही नहीं बल्कि बहुत सारी अलग अलग पार्टीज़ हैं, बट जापान में मल्टी पार्टी सिस्टम है। देन अबाउट सरांदा फॉरेस्ट, सरांदा फॉरेस्ट क्या, इट इज़ द लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट। एस से सरांदा, एस से साल, साल सरांदा, ठीक है, साल सार। तो लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट है इन एशिया, लोकेटेड इन झारखंड। तो साल की फॉरेस्ट से झाड़ू बनाएंगे, झारखंड। साल ट्री इज मॉइस्ट डिसीडियस ट्री है, मॉइस्ट है, ठीक है। एक तो होता है डिसीडियस ट्री में ड्राई डिसीडियस है, दूसरा होता है मॉइस्ट डिसीडियस। तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मॉइस्ट डिसीडियस है। मॉइस्ट डिसीडियस में रेनफॉल कितना चाहिए होता है, 100 to 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए होता है। तो मॉइस्ट डिसीडियस ये होता है। तो सरांदा मीन्स द लैंड ऑफ 700 हिल्स। सरांदा लैंड ऑफ 700 हिल्स को बोला जाता है सरांदा। फॉना, इट इज़ होम टू इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लाइंग लिजार्ड एंड एलिफेंट्स। फॉना मतलब कि क्या है, इट इज़ होम टू इंडेंजर्ड स्पीसीज, होम है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लाइंग लिजार्ड एंड एलिफेंट्स। होम है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज का ऑफ फ्लाइंग लिजार्ड एंड एलिफेंट्स। फ्लोरा में साल, कुसुम, मशरूम, mahua, etc. Nearly 80% of the human population belongs to Ho, Munda, Orao and some primitive tribes. देन गैलेंट्री अवार्ड के बारे में देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है गजट नोटिफिकेशन लिस्टिंग गैलेंट्री अवार्ड साइटेशन फॉर डिफेंस पर्सनल के लिए है, ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड्स। तो ऑब्जेक्टिव रिकॉग्निशंस गिवन फॉर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी, वेलर और सेल्फ सेक्रीफाइस बोथ ड्यूरिंग वॉर टाइम एंड पीस टाइम। तो रिकॉग्निशन गिवन फॉर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी, वेलर एंड सेल्फ सेक्रीफाइस बोथ ड्यूरिंग वॉर टाइम एंड पीस टाइम। तो ब्रेवरी, वेलर, सेल्फ सेक्रीफाइस, चाहे वॉर के टाइम पे आपने ब्रेवरी दिखाई हो या पीस टाइम पे ब्रेवरी, वेलर ये सब दिखाया हो। बैकग्राउंड क्या है, फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स नेमली परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र वर इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950। तो गैलेंट्री अवार्ड में पहला जो 3 गैलेंट्री अवार्ड है। देन अशोक चक्र क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वर रीनेम्ड एज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र रिस्पेक्टिवली इन जनवरी 1967। तो अशोक चक्र 1, 2, 3 है, इनमें से सबको रीनेम करते हुए क्या रखा गया, इसका नाम तो अशोक चक्र ही है, उसके बाद फिर कीर्ति चक्र है एंड देन शौर्य चक्र, ठीक है, अशोक, कीर्ति, शौर्य, ठीक, रिस्पेक्टिवली इन जनवरी 1967। दीज अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ट्वाइस इन अ ईयर। साल में 2 बार, एक दिन रिपब्लिक डे को एंड दूसरा इंडिपेंडेंस डे को ये अनाउंस किया जाता है। फिर है नेक्स्ट डे का, नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स फॉलोड बाय बोरियल, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल डोमेन। तो वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा, नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स। जाहिर सी बात है यहीं पर सनलाइट ज़्यादा है, तो नियरली हाफ ऑफ द पूरे वर्ल्ड में जितना फॉरेस्ट है 50% तो ट्रॉपिक्स में ही है। देन फॉलोड बाई बोरियल, उसके बाद बोरियल फॉरेस्ट है, देन क्या है, टेम्परेट है एंड देन सब ट्रॉपिकल डोमेन है, ठीक है। उसके बाद 50% यहाँ, उसके बाद फिर बोरियल ये इधर वाला ठंड वाला, उसके बाद टेम्परेट, फिर सब टेम्परेट, फिर सब ट्रॉपिकल। एक बार इसको देखते हैं, ये वाला ट्रॉपिकल, फिर इधर थोड़ा सा एक्सटेंड तक का सब ट्रॉपिकल होगा, फिर टेम्परेट होगा,
देन बोरियल होगा, फिर वो टैगा और वो हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे, इधर है, ठीक है, ट्रॉपिकल वाले पे, एंड देन बोरियल में है, एंड उसके बाद टेम्परेट में है, फिर सब ट्रॉपिकल में है। यूरोप हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, यूरोप में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल, पूरे वर्ल्ड में जितना है उतना उसका 25% तो यूरोप में है। इंडियाज़ फॉरेस्ट एक्सटेंड, इंडिया मूव्ड अप 1 रैंक to 9th position in terms of total forest area globally, accounting for 2% of the global forest area. इंडिया का रैंक 5th था in terms of रबर प्लांटेशन, इंडिया का रैंक 5th है रबर प्लांटेशन में, ठीक। तो रबर प्लांटेशन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट भी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का EW4 ऑल आर फॉर ऑल, तो EW फॉर ऑल, 4 पिलर्स ऑफ मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है ये EW फॉर ऑल, क्या है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। तो क्या क्या इसमें किया जाएगा, डिज़ास्टर रिस्क का नॉलेज होना चाहिए, फिर डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, फॉरकास्टिंग, वार्निंग, डिसमिनेशन एंड कम्युनिकेशन, देन प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। देन इसमें इकोनॉमिक डैमेजेस फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कंटिन्यू टू सर्च। तो जो इकोनॉमिक डैमेजेस होंगे बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण वो कंटिन्यू होगा सर्ज होना, विथ ओवर $4 ट्रिलियन इन लॉसेस ग्लोबली सिंस 1970। तो 4 ट्रिलियन US$ से ज़्यादा लॉसेस होंगे बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो ये याद रख लेना, इकोनॉमिक डैमेज कितना एक्सपेक्टेड है, $4 ट्रिलियन ग्लोबली सिंस 1970, इतना हो चुका है गैस। ओके, कंटिन्यू टू सर्च, इवेंट्स कंटिन्यू टू सर्च विथ ओवर $4 ट्रिलियन इन लॉसेस ग्लोबली सिंस 1970। देन नीड ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, इसके अलावा बाकी हो गया ना, ये तीनों बाकी है। ओके, तो नीड ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट की, किस में अमेंडमेंट की बात चल रही है, तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क डीप फेक कैन बी यूज फॉर, तो ये डीप फेक्स वगैरह के आंसर के लिए यूज़ करना है। तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क डीप फेक्स कैन बी यूज फॉर स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा बाई एंटी नेशनल फोर्सेस, टेररिस्ट रिक्रूटमेंट्स एक्सेट्रा। तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट हो सकता है जो डीप फेक्स होते हैं उनके कारण। देन स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन यूज्ड टू स्प्रेड फाल्स नैरेटिव को स्प्रेड करने में, मैनिपुलेट करने में पब्लिक ओपिनियन एंड इन्फ्लुएंस इलेक्शंस। जेंडर बेस्ड हार्म्स हो सकते हैं, डीप फेक से फ्रिक्वेंटली टारगेट करते हैं वुमेन को, लीडिंग टू नॉन कंसेंसुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट, जहाँ पे कंसेंसस नहीं रहता उसको भी एक्सप्लिसिटली कंटेंट को डाल दिया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है। दैन डिफेमेशन कैन डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस थ्रू फैब्रिकेटेड वीडियोस और स्टेटमेंट्स।